अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पीडीएम के इख्तिलाफात पर कुछ रोज़ पहले भी हमने बात की और ये इख्तिलाफात अब मजीद अगर कहा जाए कि बढ़ते चले जा रहे तो गलत ना होगा। उधर मौलाना फजल रहमान जो अगरचे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो थोड़े खफा होकर जल्द ही निकल लिए थे, लेकिन अब वो दोबारा से शायद ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि पीडीएम का मुत्तहिद रहना ही उनके मफाद में है। इसी वजह से वो इस मिशन पर हैं कि किसी तरह तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उन्हें एक पेज पर रखा जाए और इसके लिए वो मुतहरिक हो चुके हैं। आज आपने देखा कि मौलाना ने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की है और उसके बाद दोनों ने प्रेस टॉक में काफ़ी मोहतात अंदाज में गुफ्तगू की। पीपल्स पार्टी को बराह रास्त तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि यही कहा कि वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके फैसले का। तो क्या पीडीएम के ये मामलात दोबारा से हल हो पाएंगे? क्या तमाम जमातें दोबारा से एक पेज पर आ जाएंगी? क्योंकि इख्तिलाफात अब इस्तीफ़ों से बढ़कर नवाज शरीफ साहब की वापसी, आपस में तुंदो तेज़ जुमलों के तबादलों और उसके साथ साथ अब अपोजिशन लीडरी के ऊपर भी हो चुके हैं। तो ये सब मामलात कैसे हल होंगे, सबसे पहले इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं प्रोग्राम खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब, मौलाना साहब एक्टिव तो हो गए हैं इन्हें इकट्ठा रखने में, पीपी को मना लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन दोनों जमातों को ये पता है कि एक तो ये सियासी इत्तेहाद इस तरह के बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता, खासा मुश्किल काम होता है, और फिर उनको मुत्तहिद रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम होता। तो मौलाना की बतौर पीडीएम के सरबराह के ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको मुत्तहिद रखें, क्योंकि उनकी चुदराहट इसी में है कि पीडीएम मुत्तहिद रहे। अगर पीडीएम में पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो फिर उसका वो स्कोप नहीं रहता, उसका वो मुकाम नहीं रहता, उसकी वो स्टैंडिंग नहीं रहती। ठीक है, तो लिहाजा मौलाना पूरी कोशिश ये करेंगे कि किसी तरह से भी पीपल्स पार्टी को भी कायल कर लें और मुस्लिम लीग नून को भी इस बात पे मनवा लें। और उसमें एक फ़ायदा ये ज़रूर है मौलाना को कि मुस्लिम लीग नून में भी मरियम नवाज अगरचे एग्रेसिव मोड में हैं, लेकिन ये सोच भी पाई जाती है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जो मफामत की तरफ जाता हो और जिसमें चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ चला जाएं या कोई सुलह की पोजीशन बन जाए। ठीक है, तो मुझे कोशिश तो ये जारी है। आपको लगता है कामयाब होगी? मैं अभी डिटेल में कंट्रोवर्सीज पे तो आती हूँ, लेकिन कामयाब हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल इस तरह नहीं है कि बिल्कुल दरवाजे बंद नहीं है, दरवाजे बंद नहीं है। ठीक है, हिलाली साहब, आपका इनिशियली इस पर क्या कमेंट है? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी दोबारा से इन लोगों के साथ बैठकर ये तमाम मसले हल हो सकते हैं? इस्तीफों का, डेट्स, लॉन्ग मार्च, ये वो। देखिए, दो चीज़ें तो मैं कह दूं आपको। छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि पीडीएम जो है मेंटली तैयार है कि पीपीपी उनको छोड़ देगा। ओके। और आप देख रहे हैं इसीलिए कि मरियम का जो के लफ्ज़ हैं वो काफ़ी सख्त हो गए हैं। मिसाल के तौर पे आज उन्होंने ये कहा कि तारर को जो हमने अपॉइंट किया है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में, वो हम बदलेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। और सुना है कि वो कहती रहती हैं कि काफ़ी सुन लिया है पीपीपी का, अब उनका वक्त है हमारे से सुनने के लिए। तो ये इस किस्म का जो एटीट्यूड है, लगता है ऐसा है कि मेंटली तैयार हैं कि पीपीपी ना आए। मगर ये मुझे इतना फ़िक्र नहीं है। मुझे पता किस चीज़ का फ़िक्र है, मुल्क के लिए फ़िक्र है। कैसे? ये क्या होने वाला है भाई? अगर ये मार्च अब होगा, दिस इज़ पक्का, पीपीपी आए या ना आए, ये मार्च होगा, ओके। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये मार्च इस्लामाबाद में डी चौक पे पहुँचेगा तो फिर क्या होगा? क्या उधर ही बैठ जाएंगे कि उधर से उठ के रेड जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे? इसलिए अगर डी चौक पे बैठ गए तो वो 120 दिन बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। दे हैव टू प्रोवोक। इनका मकसद है प्रोवोकेशन और लड़ाई। और मैंने सुना है कि ये तालिब को कहा गया है कि तुम दाढ़ी मुंडा दो, पतलून पहन के आ जाओ। मे बी अ रूमर, मैं नहीं कहता सच है, मगर सुना ये है। और साथ साथ अगले दफ़े, इससे पहले जब हुआ था तो मौलाना साहब को तो कोई बातें में या फुसला दिया या उनको कुछ जो भी कह दिया, वो निकल गए और वो काफ़ी उनका रेप्यूटेशन पे इम्पैक्ट हुआ, बुरा इम्पैक्ट हुआ। अब वो ऐसा नहीं करेंगे और अब वो कर भी नहीं सकते। अब वो सिर्फ कामयाब उस वक्त हो सकते हैं जब खून खराबी हो,
ब्लड शेड हो। और फिर जब एक दफे ब्लड शेड होता है तो मैं तो समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट को भी ये इस किस्म के डेंजर समझ आ रही है तो ये लोग अरेस्ट ना हो जाएं, मार्च के पहले ही ना अरेस्ट हो जाएं, या हाउस अरेस्ट और ये हो। ठीक है, अल्लाह ना करे कि ऐसे सिचुएशन हो ब्लड शेड की। लेकिन आपने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं अली साहब, और मैं ज़रूर इन सब पे बात करना चाहूँगी क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो आपने बात की है मरीम नवाज़ के हवाले से भी कि जिस तरह से वो बात कर रही हैं, इमरान साहब आपको मैं एक उनका गुफ्तगू का कुछ हिस्सा से सुनवाना चाह रही हूँ। जो हिलाली साहब ने बात की ना कि ये लोग मेंटली प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने क्या, जब सहाफ़ी ने सवाल के इस हवाले से कि पीपी ना हो तो फिर क्या है, तो उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवा देती हूँ कि मरीम ने इस हवाले से क्या कहा। पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के साथ रहेगी या उसके बगैर अब अगला सफर होगा पीडीएम? देखिए, जहाँ तक तो पीडीएम के साथ वो रहेगी ये तो जाहिर है उन्हीं का फैसला है, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह एक ऐसी जमात है, JUIF की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि सारी ऑपोजिशन अवाम के मुतालिबात पे यूनाइटेड हो। तो इमरान साहब आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि पीपल्स पार्टी हो ना हो, लॉन्ग मार्च ये दोनों जमातें ज़रूर करेंगी, इनकी भी सर्वाइवल की जंग है। मैं समझता हूँ मरियम नवाज बड़ी खूबसूरती के साथ खेल रही हैं। अच्छा, हाँ जी, वो किस तरह वो पीपल्स पार्टी को अब डिफेंसिव सूरत हाल में ला रही हैं। देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी का साथ होना मुस्लिम लीग नून या मौलाना की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग हैं कितने पंजाब में? पंजाब में वो जलसा भी नहीं कर सकते। पंजाब में तो उनके वोट, जो कैंडिडेट है उसको वोट कितने सौ मिलते हैं। पीडीएम के जलसों का फ़ायदा पीपल्स पार्टी को था। अगर पंजाब में ये निकलते हैं तो उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ज़्यादा है कि वो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है। लिहाजा ये जो मरियम ने कहा है, उन्होंने एक तरह से पीपल्स पार्टी को बिटवीन द लाइन ये मैसेज दिया है कि आप आएंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं तो हम तो करने जा रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून और मौलाना ने ये फैसला कर लिया है कि वो ये मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च। और राना सना ने तो ये कह दिया कि हम तो इमरान खान के धरने का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं, उससे ज़्यादा दिन बैठेंगे। वो देखें, मेरा उस पर ये अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद ये 126 दिन बैठ सके, क्योंकि मौलाना के लोग तो बैठ सकते हैं लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, उसकी ये कैपेसिटी नहीं है। वैसे भी इमरान साहब देखें ना, जो टाइम बन रहा है उस वक्त आफ्टर ईद, तो वो तो गर्मी शदीद हो जाएगी मई जून में। तो गर्मी सर्दी की बात नहीं है, बात है एक अपनी कैपेसिटी भी होती है। दूसरी बात में अभी हिलाली साहब की एक बात पे वो जरूर करना चाहूँगा। अभी जो हिलाली साहब फरमा रहे थे, पहले तो मैं हमेशा इनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि ये मौलाना के लोगों के लिए तालिब का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि वो तालिब ख़ास तौर पे मंसूब है तालिबान के साथ। दूसरा ये कि ये जो मदरसे के लोग हैं, इनके लिए आप उनको जान से मार दें या इनकी दाढ़ी काटने की बात करेंगे, इसको एक बराबर समझते हैं। इसलिए ये कभी नहीं होगा कि मदरसों के जो स्टूडेंट्स हैं, ये अलग बहस है कि मदरसों के लोगों को आना चाहिए या नहीं, लेकिन वो कभी ये नहीं करेंगे कि दाढ़ी मुंडवा कर और पैंटे पहनकर इस लॉन्ग मार्च में। खुद भी ये कह रहे हैं कि र्यूमर्स भी हो सकते हैं। लाली साहब, आप इसको भी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो वो भी कर लीजिए, लेकिन साथ ये भी क्वेश्चन ले लीजिए मेरा कि फिर आप क्या समझ रहे हैं कि अब एग्रेसिव ही, अब दोनों, अगर बीच में मॉडरेटर जो थी वो सिर्फ पीपल्स पार्टी थी, ये तो दोनों ही एग्रेशन की बात करते हैं, चाहे मौलाना हो या फिर PMLN की मरियम नवाज साहिबा। देखिए, सीधी सादी बात यह है, मैं इनको इसलिए तालिब कहता हूं, अगर भी ये मदरसा के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का क्या मतलब है, स्टूडेंट का क्या ट्रांसलेशन होता है उर्दू में? दूसरी बात आपने क्या कहा था, दूसरी बात तो जो फिर आपका जो पॉइंट था, मेरा पॉइंट मैं समझता हूं प्रोवोकेशन। यस, मेरा ख्याल है प्रोवोकेशन जो होगा ये प्रोवोक करेंगे, ये करना ही है इनको। ये सिस्टम के बाहर जाके इनका खेल होगा, इसलिए कि सिस्टम के अंदर ये नहीं खेल सकते, जीत नहीं सकते, दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल। तो गेट रेडी, मैं फिर कहता हूं आपको, गेट रेडी। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट में मूव बिफोर हैंड, अगर ये उनको इंटेलिजेंस से पता चल जाए तो करना चाहिए भी। भाई, हम नहीं चाहते खून खराबा हो, और अगर ये तुले हुए हैं तो रोको। और ये तो अभी हिलाली साहब और इमरान साहब दोनों को आपने अगर मौलाना की भी आज गुफ्तगू सुनी हो तो ये कह रहे थे कि जब मरियम नवाज साहिबा पेशी के लिए भी जाएंगी तो PDM के रहनुमा और लाखों कारकुन उनके साथ जाएंगे।
अच्छा ये देखिए कि जो लाखों का लफ्ज होता है ना, ये पाकिस्तानी सियासत में एक मजाक बन चुका। लाखों का मजमा होगा, जलसे में लाखों। पीपल्स पार्टी का मौकिफ ले लें, क्या ख्याल है? हाँ, इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो सबकी नजरें चूंकि पीपल्स पार्टी पे, उनका मौकिफ जानना जरूरी है। शुक्रिया आपका साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो यही बताइएगा चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या देख रही है? पीडीएम के साथ आप लोग मजीद आगे चलेंगे? मौलाना के साथ राब्ते में हैं अभी? जी बिल्कुल, पीडीएम हमने ही बनाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुलाई हुई है, पीसी के अंदर से पीडीएम का वजूद निकला है और हम कोशिश करते हैं और कर रहे हैं कि ये कायम रहे और कायम रहेगी। इसका क्या इशू है? कोई इशू नहीं। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, मरियम नवाज ने आज वैसे तो इस पे कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी आए या ना आए हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, लॉन्ग मार्च पे तो इख्तलाफ ही नहीं है, ना हमारा ना उनका। इख्तलाफ तो जहाँ पे शुरू हुआ, उन्होंने इस्तीफों को उसके साथ नफी कर दिया, लॉन्ग मार्च के साथ। अब अगर इस्तीफों को आप नफी करते हैं तो इस्तीफों के पे लिखा हुआ है कि मुनासिब वक्त पर इस्तीफे भी दिए जाएंगे, आखिरी पॉइंट है। उनके नजदीक हो सकता है मुनासिब वक्त तो हो, हमारे नजदीक अभी नहीं है। और अगर इस्तीफे दे दिए जाते हैं, फर्ज कर ले, तो हमने पूछा है कि क्या करोगे जिमनी इलेक्शन अगर आते हैं, तो वो कहते हैं जी वो इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर इस्तीफे किस लिए देने, और अगर नहीं लड़ना तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो कहाँ पे लिखा है कानून या आइन के अंदर कि 10,000 वोट लेने वाला या 5,000 वोट लेने वाला एमएनए नहीं होगा। वो एमएनए हो जाएंगे, 5,000 वोट लेंगे 10,000। नतीजातन क्या होगा? वो 18वीं तरमीम उड़ाएंगे, एनएफसी अवार्ड उड़ाएंगे, सदारती निजाम लाएंगे और फिर ये क्या कर लेंगे? हमने 2/3 अक्सरियत सेनेट में बचाई, इनको समझाया, ये तो बाइकआउट कर रहे थे। सेनेट ने एक्सपोज कर दिया सारी की सारी पार्टी, सारा कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत। फिर हमने जिमनी इलेक्शन का ये बाइकआउट कर रहे थे, फिर हमने वो जिमनी इलेक्शन बचाया, इनको कहा हिस्सा लें। अब एक तरफ कहते हैं इस्तीफे देने, दूसरी तरफ वो कल पहुंच गए शायद खान अब्बासी साहब के हमें कराची में इलेक्शन में हमायत करें। भैया आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर इस्तीफों वाली बात तो फिर। लेकिन एक और चीज पे भी इख्तिलाफ तो हो रहा है ना चौधरी साहब, सही कह रहे हैं आप, इस्तीफों वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें अब एक और चीज भी है, जो अपोजिशन लीडर है सेनेट का, उस पर भी इख्तिलाफ हो रहा है। वो कह रहे हैं डिसाइडेड था कि पीएमएलएन से होगा, और आप लोग अब राजा परवेज अख्तर साहब भी आज कह रहे हैं कि नहीं होगा। देखिए उसमें सिर्फ एक वजह है कि ये मुझे तो नहीं पता कहाँ पे डिसाइड हुआ था, लेकिन एक देखिए ना, 2 हाउसेज हैं, एक हाउस के अंदर उनकी अक्सरियत है, हमने उनका मान लिया, दूसरे हाउस के अंदर हमारी अक्सरियत है। और उसकी वजह भी ये है कि देखिए वो लाना चाह रहे हैं आजम नजीर तारड़ को, और जानबूझकर एक इरिटेंट नाम दिया है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जो कत्ल में जिनका नाम है उनका वकील है। तो ये क्या करना चाह रही है नून लीग, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ उनके नाम पे एतराज है या उनका कोई ऑपोजिशन लीडर ही मंजूर नहीं है चौधरी साहब? यानी अगर तारड़ साहब की जगह कोई और हो तो ठीक है। अभी दोनों चीजें हैं। हमें ऑफर किया गया था, आपको याद है बिलावल भुट्टो साहब को कहा गया कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सन ले लें, चेयरमैनशिप ले लें। हमने इनकार किया और हमने कहा कि नहीं, ये नून लीग का हक है। जब दोबारा राना तनवीर साहब को बनाया गया तब भी उन्होंने ऑफर किया, हमने फिर भी इनकार कर दिया। तो वो भी थोड़ा सा दिल बड़ा रखें और उम्मीद है रखेंगे वो। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब एतजाज अहसन साहब भी तो नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, तो वकील तो किसी केस में भी किसी भी फरीक का हो सकता है, तो उस पर ये नहीं है जी, ये नहीं है। एतजाज अहसन साहब नवाज शरीफ के अगर वकील रहे हैं तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की इजाजत से वकील हुए। अच्छा, वो उनके खिलाफ तो वकील नहीं थे ना, और मोहतरमा की तो शहादत हुई है और केस चलता है उससे, सऊद अजीज से, क्योंकि उसने कहा था कि जाए शहादत का जो क्राइम सीन था उसको किसके कहने पे धोया गया, तफ्तीश उससे शुरू होनी है। उसे तो बताना है कि किसने कहा था, वो कातिल है जिसने कहा था, जिसके कहने पे क्राइम सीन धोया गया है। मुशर्रफ का क्राइम सीन तो 8 दिन उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए और ये आधे घंटे में धो दिया जाए, क्यों? अच्छा ये भी फरमाइएगा चौधरी साहब। लेकिन चौधरी साहब बड़ी माजरत के साथ उसके बाद पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत भी आई, पंजाब में भी वो हुकूमत का हिस्सा रहे, तो उस दौरान वो क्यों नहीं इसका पता लगवा सके कि किसके कहने पे? पता है सारा, पता क्यों नहीं लगा सके? अब मैं कह रहा हूँ कि वो 2 बंदे जो हैं
जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बताना है कि किसके कहने पे सिक्योरिटी विड्रॉ की, किसके कहने पे क्राइम सीन धोया। उन्होंने पहले बताया, फिर वो उससे भाग गए। तो वो जब तक बताएंगे, वो मुशर्रफ का कोई रिश्तेदार था जो जिसके कहने पे क्राइम सीन धोया। अब ये इनकी बड़ी वाइटल एविडेंस है। ठीक, तो वी होप कि उसका कुछ लॉजिकल नतीजा भी निकले। अच्छा, ये भी फरमा दीजिए चौधरी साहब, आज मौलाना ने ये कहा कि पीडीएम की सारी जमातें जो है वो मरियम नवाज के साथ जाएंगी नैब पेशी के लिए, तो पीपल्स पार्टी भी जाएगी? आपसे बात हो गई है? नहीं, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। सिंगल हैंडेडली ये अनाउंसमेंट हुई है। या तो ये असूल तय होगा कि आइंदा जिसकी पेशी होगी सारी जमातें जाएंगी। अच्छा, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक जमात के लिए आप ये प्रिंसिपल बना दें बगैर किसी से बात किए? अच्छा, चौधरी साहब का बिलावर भुट्टो राजी साहब तशरीफ ला रहे हैं लाहौर में, तो क्या नून लीग के मरियम से या हमजा से या किसी से उनकी मुलाकात होगी? नहीं, अभी नहीं पता, मेरे तो इल्म में नहीं है। हमें कल 3 बजे बुलाया गया है। हिलाली साहब, आप सवाल जी हिलाली साहब भी कुछ क्वेश्चन करना जी? नहीं, मेरे ख्याल में इन्होंने बड़े अच्छा जवाब दे दिया है। मैं किसी और चीज पे बात करना चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ मौजूद रहे। थोड़ी सी तलखी महसूस हो रही चौधरी साहब की, वैसे गुफ्तगू में क्या ख्याल है? थोड़ा सा मुझे तो वैसा महसूस हुआ कि कुछ नाराजी सी है। नहीं, नाराजी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि वो भी कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च पे तो हमने इनकार ही नहीं किया, हमने तो इस्तीफों पे इनकार किया। तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी मेले में शामिल हो जाएगी। ठीक है, हिलाली साहब आप किस चीज पे बात करना चाह रहे थे? मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। आपने मेंशन किया कि ये नैब के सामने इन लोग जा रहे हैं। जी। और आपने सुना होगा कि मौलाना साहब ने भी कहा कि वो भी जाएंगे। यस, उनके लोग भी जाएंगे, उनके साथ एक बहुत बड़ा क्राउड होगा, लजूम होगा। यस। और इससे पहले भी ये गई थी, और इससे पहले नैब की बिल्डिंग को पत्थर मारा था। यस। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये एक रिवाज हो गया है? जब तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है, जब तुम्हारे को सवाल पूछा जाता, तुम ये 2000 गुंडों के साथ आ जाती हो उधर पत्थर लेके, और अब शायद 5000 हो कोर्ट को थ्रेटन करने के लिए कि हर वक्त जब आपको बुलाया जाएगा ये 10,000 लोग जिनको आप पैसे दे के ले आएंगे। मैं जानना चाहता हूं ये क्या हो रहा है हमारे अदालतों के साथ? वेयर इज द रिस्पेक्ट ऑफ द लॉ? और वैसे भी हमने उस दिन भी देखा था वो काफी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई थी। और आज भी जब मैं अभी इमरान साहब से उस दिन खराब हुई थी, उस दिन खराब हुई थी। इट वाज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जब आप अपने कानून को उस पर अमल नहीं करवा सकते हैं। जो एक औरत आई है पत्थर फेंक के अदालतों पे पेश भी नहीं हुई, और आप समझते हैं कि फिर वो आ रहे, अब ज्यादा लोगों के साथ आ रहे, फिर उसको जब आप बुलाएंगे वो भी आएगा। ऐसे ही फिर इनके गुंडों साथ आएंगे। व्हाट इज दिस भाई, दिस कंट्री? ये कोई मुल्क है? ये एक एनर्की की तरफ हम जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात है, आपने देखा ये तो वो छोड़े पीपीपी के साथ लड़ाई, ये तो एक अपने आप के साथ इनकी लड़ाई हो गई। उसको पूछा गया था मरियम बीबी को कि क्या होगा अगर तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा, कि हमजा आ जाएगा? कहती है हरगिज नहीं, मेरा बाप होगा, नवाज शरीफ आ जाएगा। और क्या ये सही है कि नहीं? आप बताएं इमरान साहब, आपको पता है इनके बारे में कि जब नवाज शरीफ ने सुनाया, कहा है परवेज रशीद को कि जाओ इनका सुलह करो मरियम और हमजा का, ये सही है? आई डोंट नो, मगर मुझे किसी ने बताया, इसलिए मैंने कहा कि हमारे एक्सपर्ट पे पूछते हैं हम। अच्छा हिलाली साहब, पहली बात तो ये है कि अगर हमजा से कोई ये कहे ना कि हमजा शहबाज के पास सुलह करवाने के लिए परवेज रशीद साहब जाएंगे, तो समझ ले इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि परवेज रशीद साहब, हाँ जी, परवेज रशीद साहब उस कैंप के बंदे नहीं समझे जाते। अच्छा, उसमें मैंने जो सवाल आपसे किया था जब चौधरी साहब की गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि जो ये जा रहे हैं, तो क्या आपको यही लगता है कि इनका प्लान यही है कि उसी तरह का प्रोग्राम बनाया जाए? देखिए समीना, बात सिर्फ ये है कि मरियम नवाज और मौलाना और बल्कि मियां नवाज शरीफ, ये तीनों ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हो, कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट ज़रूर हो कि जिससे सियासत में गर्मी आए। ठीक।
अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती जिस मुआशरे में हो वहाँ इस तरह की बात नहीं होती। ये कानून की बालादस्ती नहीं है। आज अगर मुस्लिम लीग नून ऐसे करेगी, कल को पीपल्स पार्टी करेगी, परसों पीटीआई करेगी, ये तो ट्रेंड सेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लास्ट में बस मुझे एक कमेंट देते हैं, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ। ये ऑपोजिशन लीडर का मामला जो है, इसमें किसका नाम, कुर्राफाल किसके नाम निकलेगा? मुस्लिम लीग नून है जो इस पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हाँ, तो ये तो फिर फड्डा और बढ़ सकता है। चलिए जी, एक ब्रेक। नाज़रीन, आने वाले दिनों में भी जाहिर है सियासत पर नजर है, देखते रहेंगे पीडीएम क्या फैसले करती है, कैसे आगे बढ़ती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ ऑर्डिनेंसेस की बात करते हैं जिस पर फिर से ऑपोजिशन तनकीद करिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई बढ़ने का मजीद खतरा मंडला रहा है। कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मजीद 3 ऑर्डिनेंसेस मुतवक्के हैं कि वो किसी भी वक्त उनका इजरा हो सकता है। ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो किससे मुतालिक हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा को बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खुद मुख्तारी देने से मुतालिक है, यानी उसमें भी वो उसको इसका इख्तियार दिया जाएगा। और तीसरा जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 140 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म करने से मुतालिक है। ये तीनों ऑर्डिनेंसेस किस कदर खतरनाक हैं हमारे लिए, क्या ये IMF के कहने पर लाए जा रहे हैं और इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, इस पर बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये एक तरह से मिनी बजट हैं जो कि IMF के कहने से लाए जा रहे हैं ताकि अपने अहदाफ जो है वो पूरे किए जा सकें। आप समझते हैं ये कोई बेहतर फैसले हैं हुकूमत के? ये जो फैसला सेंट्रल बैंक का है ये तो कभी हुआ ही नहीं है और ना मेरे ख्याल में हो सकता है। थोड़ा सोचिए तो सही, अगर गवर्नमेंट स्टेट बैंक से पैसे उधार नहीं ले सकती है तो सिर्फ कमर्शियल बैंक से ले सकती है। तो अगर कमर्शियल बैंक से वो पैसे लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सोच सकती हैं आप? वो जो भी कर दें, वो कह दें हम इतने पे देंगे। और क्या कह सकती है गवर्नमेंट? नहीं तुम इस काम करो, वो कहेंगे नहीं करते भाई, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेक इट। फिर क्या होगा? पैसे और किधर से आएंगे? तो अगर आप सिर्फ कमर्शियल बैंक से पैसे लेते हैं और स्टेट बैंक आपको पैसा उधार नहीं देता है, तो अगर जंग हो जाएगा तो आप किससे उधार लेंगे? और तीसरी बात यह है कि अगर आप इलेक्ट होते आते हैं, आप कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो अगर आप इकोनॉमी को भी स्टिम्युलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके माने रिसेशन अगर है आपका जैसे है इस वक्त, इसका मतलब ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता। देखिए, इस किस्म के लेजिस्लेशन लाने के पहले, इस किस्म का बैंक का स्ट्रक्चर करने के पहले आपको रेवेन्यू बेस आपका बिल्डअप करना होगा। जब रेवेन्यू बेस बिल्डअप होगा तो फिर आप स्कीम्स जो हैं उस बेस से लेके फाइनेंस कर सकते हैं। और ये तो मैं हैरान हो गई कि सिंगापुर में भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है। इधर तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट का एक बंदा ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे, ये किस तो आपको किस नहीं लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है? ठीक है, अभी देखते हैं जब ऑर्डिनेंस की मजीद डिटेल्स शेयर की जाएंगी तो पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस भी उसमें एड्रेस हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, नेपरा अगर अपनी मर्जी से मनमानी कीमतें बढ़ाने लगी बिजली की तो फिर हमारा तो कुछ उम्र निकल जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का हाल ना उस गरीब के घर जैसा हो चुका है कि जो बेचारा भूख मिटाने के लिए बनिए से कर्ज लेके आता है और फिर उसके पास घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, लेकिन ना वो कर्ज अदा कर सकता है, वो कर्ज पे कर्ज लेता जाता है, सूद पे सूद, सूद दर सूद उसे कर्ज मिलते हैं। IMF का किरदार जो इस वक्त है वो उसी बनिए जैसा है। पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाने के लिए ये प्रॉब्लम जो है, जैसे लाली साहब अभी कह रहे थे कि ये पता नहीं किस सोसाइटी में, यहाँ से तो नहीं कर सकेंगे। अब ऑर्डिनेंस की जो बात आप करती हैं, आप ये देखें कि अभी तक 91 से ज़्यादा कानून साजियाँ की हैं इन पौने 3 सालों में, उसमें से 51 से जायद सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुई हैं। तो ये तरीकाकार ही ठीक नहीं है। अब नेपरा का वही हाल होगा जो आपने कहा है, जो जिस तरह से ओगरा है, हर 15 दिन के बाद वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। अब बिजली और आपका जो पेट्रोल, दो ऐसी चीजें हैं कि ये जब महंगी होती हैं तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है, हर चीज को आग लगती है। और ये तो यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं कि 5 रुपये 60 65 पैसे बढ़ेगा
को 5-6 महीनों में। यानी इतनी महंगी बिजली, पहले ही लोगों की कमर टूट रही है, तो ये क्या करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब। उनसे कुछ असरार और रमूज जानते हैं कि आखिर इन ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है गवर्नमेंट को और उससे क्या हासिल करना चाह रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, मईशत की कोई इसमें बेहतरी हो सकती है? और फिर उसके बाद जैसे हिलाली साहब ये भी सवाल कर रहे थे कि स्टेट बैंक से क्या हुकूमत कर्ज नहीं ले सकेगी? ये बड़ा अहम सवालात ये उठाए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम चीज इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है कि स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाने के लिए जो उन्होंने कहा है वो तो खुद मुख्तारी के जिम्मे में आते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं जी कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो 3 साल के बजाय 5 साल का हो और उसके बाद 5 साल उसमें तोसी की गुंजाइश भी हो। तो ये तो उसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना कि आप खुद मुख्तारी दे रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। दूसरी बात ये थी कि इसमें कहा गया है कि FIA और नैब वगैरह जो है वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर वगैरह से तहकीकात नहीं कर सकते। यानी वजीर आजम को तो बुला के तहकीकात कर सकते हैं मगर गवर्नर स्टेट बैंक से नहीं कर सकते, डिप्टी गवर्नर से नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें कौम को समझनी होगी कि जो इस्तेमारी ताकतों का न्यू ग्रेड गेम है उसके तहत जो है नौबादियाती निजाम की एक नई शक्ल में वापसी आप कह लें, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की वापसी कह लें, तो वो ये चाहते हैं इस्तेमारी ताकतें कि जो जौहरी ताकत पाकिस्तान है उसमें IMF, FATF और अब स्टेट बैंक और दूसरे इदारों से मिलके हमारे गिर्द ऐसा जो है वो गर्दन के गिर्द घेरा तंग करें कि जो इस्तेमारी ताकतों के मकासद हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना, मईशत को कमजोर करना, हुकूमत और कौम में एतमाद का बुरान पैदा करना, वो ये मकासद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि काबीना से मेरे एक दरखास्त है कि जरा अपने जमीर से खुद तो पूछ लें कि हमारी वफाकी काबीना ने जो इसको मंजूर किया है और अब पार्लियामेंट को भेजा है तो क्या उन्होंने उसको पढ़ने की तकलीफ की थी? और अगर पढ़ा था तो उनको ये चीजें नजर नहीं आई कि भाई ये सब हो क्या रहा है। ये तो पूरा जो है किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा सिद्दीकी साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि CPEC में चाइना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अमेरिका को ये डर, ये खतरा है कि कहीं इसका ज्यादा असर रसूख ना हो जाए, तो उसको भी रोकने के लिए वो स्टेट बैंक पे अपना कंट्रोल चाहता है, मालियाती इदारों पे अपना कंट्रोल चाहता है ताकि पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले सके। तो इसमें कोई है सच्चाई? आप समझते हैं कोई ऐसी बात भी है? देखिए, मामला इससे बहुत ज्यादा आगे है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मईशत तो नंबर 2 पे आती है। मेरे अपने समझ के मुताबिक इस वक्त ये पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो खतरात पैदा कर रहे हैं। CPEC तो ठीक है, लेकिन ये कि वो मसला सिर्फ ये कि हमारी सलामती को खतरा होगा इन चीजों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कायदे आजम ने, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 1 जुलाई 1948 को जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारा मरकजी बैंक, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी की अलामत होगा, सिंबल होगा। अब हमने उसको मुकम्मल तौर पर IMF के कंट्रोल में दे दिया है। और अब आप देखिए जो आज सूरत हाल क्या है, हमारे गवर्नर जो हैं वो मिस्र में थे, IMF के मुलाजिम, उनको हम लाके गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया। उन्होंने मिस्र से ही IMF के एक और मुलाजिम को लेके डिप्टी गवर्नर बना दिया। अब वो दोनों वहां से आ गए। और ये कहा गया है कि जो मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड था जिसमें बड़े बड़े फैसले होते थे उसको खत्म करें और अब ये गवर्नर साहब जो हैं IMF के जो मुशीर खजाना या वजीर खजाना होंगे वो दोनों मिलकर फैसले कर लें। तो इसका तो इन्होंने एक फैसला ये भी किया था। तो ये तो खासी वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ नेपरा की तरफ जो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं उसने भी बड़ी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बिजली मजीद महंगी होगी, जैसे इमरान साहब ने भी जिक्र किया, 5 से 6 रुपए फी यूनिट की भी बात की जा रही है। अवाम की तो बस पहले ही हो चुकी है, ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? हुकूमत तो इसकी जिम्मेदारी लेती नहीं है, वो तो कहती है पहले ही वाली हुकूमत मुआहदे बड़े ऐसे महंगे कर गई। नहीं, अगर ये था तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 10 नुकाती हिकमत अमली जो है वो तहरीक इंसाफ लेकर आए थे इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले कि हमारा ये एक्शन प्लान होगा। उसमें ये लिखा था, नंबर 1, हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट पैदा होता है। अब वो वजूहात उन्होंने दूर इसलिए नहीं की कि जो काबीना में लोग बैठे हैं जो कि ताकतवर तबकों को रिप्रेजेंट करते हैं, अशराफिया को कह लें, माफिया न कहें, उन्होंने वो नहीं करने दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1200 अरब रुपया का गर्दिशी कर्जा इनको विरसे में मिला था, अब वो 2400 अरब पर आ गया। तो उसका इम्पैक्ट तो फिर आना ही है। तो सवाल ये कि वो आपने कहाँ किया? फिर उसमें ये वायदा किया था कि हम
100 दिन के अंदर इख्तिदार में आने के बाद इंसाफ और मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे। वो आज तक नहीं लाए, ना आइंदा लाएंगे। तो जब ये सब नहीं हो रहा और चोरी बढ़ रही है तो वो बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, सरचार्जेस कर ले। इस किस्म के ये आसान हरबा तो फिर यही है कि आवाम से ही ले लें। जी हिलाली साहब, आप भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूं बड़े इंटरेस्ट से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी कि जिस कंपनियों के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ अब रीनिगोशिएट करके बकौल गवर्नमेंट स्पोक्समैन उन्होंने कम किया है पैसे जितने उनको देने हैं। कैन यू इमेजिन, ये जो पावर एग्रीमेंट्स हुए हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें कहा है कि ये लो, ये है वो। मैं तो एक डेलीगेशन पे था जिधर ये बातें हो रही थी और खुला खुला लूट हो रहा था, और अब वो उससे बचने के लिए हमें ये कह रहे हैं कि आप इनका जाके इनकी पेमेंट करें और इनके साथ जो एग्रीमेंट था उस पर अमल करें। ये इट्स रिडिकुलस। ये वही बात आ रही है जो आपको याद होगा वो डॉन लीक्स के बारे में कि कहा गया था 2008 में, वो जब ये हुआ था कि उन्होंने कहा अगर आप मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए तो अगर आपकी प्रमोशन ऑफ अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर हो वो हमारे से क्लियर कराएं। या व्हाट इज दिस? ठीक, तो इन पे भी क्वेश्चंस हैं जनाब, मौजूदों पे भी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इमरान साहब कि मैं ब्रेक ले लूं? मुझे ब्रेक उसके बाद कर देते हैं। बहरहाल जनाब, ये ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं, देखते हैं मजीद इनकी डिटेल्स आती हैं कि इस पर क्या हुकूमत करने जा रही है और उसके पीछे हुकूमत के मकासद क्या हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब होना है। फैसल वावडा की ये नशस्त थी। अब इस पर दोबारा से ज़िमनी इंतखाब जब होगा तो कौन कौन उम्मीदवार होगा? मिफ्ता इस्माइल का नाम नून लीग ने तो जमा करवा दिया हुआ है, वो कैंपेन भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन हिलाली साहब, ये कैसी दिलचस्प बात है कि एक जानिब तो PMLN इस्तीफ़ों की बात करिए, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब के लिए सबसे पहले अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया और इंतखाबी मुहिम भी। वोट देंगे? देखिए, ये अगर इकट्ठे हो गए तो PTI नहीं जीतेगी, अगर अलग अलग लड़ें तो PTI जीत जाएगी बावडा के कंस्टिट्यूंसी से। मगर अफसोस से इस पे तो कोई क्या बात कर सकते हैं इस पे एक इलेक्शन पे। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब्सिडीज़ पे जो मेरे ख्याल में हमें इस पे कुछ टाइम देना था। ये देखिए क्या हो रहा है। आपको पता है क्या हो रहा है सब्सिडीज़ के बारे में? वो कह रहे हैं कि सब्सिडीज़ जो दिए गए हैं सब ख़त्म करें। भाई सही बात है, जो अमीर आदमियों को सब्सिडीज दिया है, जो क्रोनीज को सब्सिडीज दिया है उसको बेशक खत्म करो, मगर जो गरीबों को दिया है उसको क्यों? और मैं कहता हूं क्यों नहीं आप यूटिलिटी स्टोर विलेज लेवल तक खोलें और उनको सब्सिडाइज करें, खाना और एसेंशियल आइटम्स जो होते हैं। नहीं तो ये तो प्लान बना हुआ है लोगों को कि सड़कों पे आने का। और ये आप लक्जरीज और मोबाइल फोन्स और कॉस्मेटिक्स पे बेशक कट करें, मगर फॉर गॉड सेक अगर आप गैस प्राइसेस बढ़ते जाएं तो इधर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बेसिक जो नीड्स की चीजें हैं वो तो यकीनन सस्ती होनी चाहिए। ये आपका पॉइंट आ गया लाली साहब। इमरान साहब, अब आप लाली साहब की इस पॉइंट को रिस्पॉन्ड करेंगे या ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करना चाहेंगे? दोनों पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। पहली बात तो ये है, जो ज़िमनी इलेक्शन की बात है वो ये है कि फैसल वाडा साहब की जो सीट थी उस पर बड़ा टफ कंपटीशन था, मुकाबला था। आपको याद होगा शहबाज शरीफ के साथ। अब जो वहाँ पे पोजीशन है, मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे कैंडिडेट हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुकाबला भी टफ होगा, ये इतना आसान नहीं होगा कि आराम से PTI जीत ले, क्योंकि कराची के लोग PTI से कोई इतने खुश नहीं है। और जो कैंडिडेट की टिकट भी दिया जिसको। अच्छा, अब वो उसी तरफ आ रहा हूँ। और उनकी आपस में ये लड़ाई है कि उसी हल्के से जो MP हैं शहजाद मलिक, उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया और वो कहते हैं कि जिस बंदे को टिकट दिया गया है वो UC का इलेक्शन नहीं जीत सका अपने उस पर, तो वो ये इलेक्शन जो अफरीदी साहब हैं नेशनल असम्बली का कैसे जीतेंगे? सही। तो ये वो सवालात हैं जो वाकई बड़े गौर तलब हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि टिकट्स जो हैं पसंद नापसंद की बिना पे, ये टिकटों के मामले पे PTI में हमेशा से ही बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है। अभी आपने ये देखा सेनेट इलेक्शन में भी जब अब्दुल कादिर साहब को टिकट मिला था उस पर भी, और वैसे भी जनरली हर दफा ये ऐसे ही है। खास तौर पे PTI नहीं, सब जमातों में इस तरह से होता है, लेकिन PTI में जरा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, जो हिलाली साहब दूसरी बात जो हिलाली साहब अभी फरमा रहे थे, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जो सब्सिडी वो गरीब का हक है, उसे जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कितने आप देखें कि कितने करोड़ लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे की
जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आपने पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं उनकी कोरोना की वजह से तादाद तकरीबन डबल हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। जब आपकी गुर्बत इतनी बढ़ गई है तो उनको तो सब्सिडी ज्यादा देने की जरूरत है, ना कि आप उसको गरीब आदमी को भी तंग कर दें। तब मिलेगी ना जब हम खुद मुख्तार होंगे, बाइख्तियार होंगे अपने बजट बनाने में। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हिलाली साहब ने एक बात ठीक की है कि आप जो अमीर लोग हैं उनको तो ना दें, लेकिन जो 50 यूनिट वाला बेचारा गरीब आदमी है जो बिजली सिर्फ 50 यूनिट तक इस्तेमाल करता है उसको तो कुछ रिलीफ दे दें। वो बेचारा तो 28 रुपए यूनिट के हिसाब से पैसे ना दे। देखिए समीना, ये ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम इमरान, मैं ठीक कह रहे हो इमरान। ये हालत है अमेरिका में, इनका दिमाग ऐसा है। अमेरिका में आप देखेंगे तो ठंडी रात पे सड़कों पे कार्डबोर्ड पे बंद हुए लोग सो रहे हैं। माने कि इनको ख्याल ही नहीं होता कि ये जो गरीब हैं जो सड़कों पे सो रहे हैं और बर्फ पड़ रही है और कार्डबोर्ड के अंदर बंधे हुए हैं, इनको सवाल ही पैदा नहीं होता है कि 800 बिलियन जो खर्चते हैं डिफेंस पे, जो पूरी दुनिया के जितना खर्चता है अमेरिका उससे ज्यादा एक मुल्क खर्चता है। उनको सवाल ही नहीं पैदा होता है इन बेचारों के लिए कुछ। अमीरों से टैक्स लेना चाहिए लेकिन गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए। इसी फॉर्मूले को अपना ले हुकूमत तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।